मिशन भागीरथा, मिशन काकतिया, रैतु बंधु जैसी बावखार स्कीमात की मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तख्लीद की जा रही है। साथ ही दलित बंधु स्कीम की भी मरकज़ नकल कर रहा है। मरकज़ की मुख्तलिफ वजारतों में कर्ज किए जाने वाले फ़ंड से दलित बंधु की तरह ट्रैक्टर्स और दीगर आलात दलितों को फराहम करने के लिए मरकज़ तैयारी कर रहा है। जारिया साल 7 रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके पेश नज़र दलितों पर मरकज़ को मोहब्बत आने लगी है। दलितों की बहबूद के लिए अलाट करदा 950 करोड़ रुपए की रकम खर्च नहीं की जा सकी, जिस पर समाजी इंसाफ दलितों को बाख्तियार बनाने वाली नोडल एजेंसी को ये रकम फराहम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने विजयवाड़ा में नौ तामीर शुदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी, AP हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और दीगर जजेस ने भी शिरकत की। इस नौ तामीर शुदा कॉम्प्लेक्स में 6 फ्लोर्स का काम मुकम्मिल हो गया है। नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 29 अदालतें काम करेंगी। इस कॉम्प्लेक्स की तामीर पर 100 करोड़ रुपए सर्फ किए गए हैं। जस्टिस एन.वी. रमन्ना का विजयवाड़ा की अदालत से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि उन्होंने यहाँ से अपने कानून के कैरियर का आगाज़ किया था। बाद चीफ जस्टिस रमन्ना और वज़ीर आला ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अहाते में पौधा लगाया। जस्टिस रमन्ना ने आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। मुनुगुडु में कल होने वाले अमित शाह के जलसे के इंतजामात का मरकजी वजीर किशन रेड्डी और बीजेपी लीडर विवेक वेंकट स्वामी ने मुआयना किया। इस जलसे से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करेंगे। इस जलसे में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत का बीजेपी मंसूबा बना रही है। वज़ीर IT तारक रामाराव ने कहा है कि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान तेलंगाना रियासत ने नाकाबिल तस्ख़ीर तरक्की की है, जिसकी वाज़ेह मिसाल रियासत में फ़ीकस आमदनी में दुगना इजाफ़ा है। उन्होंने कहा कि GSPD में भी दुगने से ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। रियासत की तश्कील के वक्त 2014 में तेलंगाना का GSPD 5.6 लाख करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर साल 2022 में 11,55,000 करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी के साथ मुनक़िदा इजलास में तेलंगाना की तरक्की से मुताल्लिक़ इसी आदाद शुमार को पेश किया गया था। उन्होंने हैदराबाद के नॉलेज सिटी टी हब में मुनक़िदा डिप्लोमेटिक आउटरीच प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना मुल्क की नई रियासत है, लेकिन ये रियासत तरक्की के मामले में दीगर बड़ी रियासतों से भी आगे चल पड़ी है। हर महाज पर तेलंगाना सरे फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ज़राअत, IT और इंडस्ट्रीज़ का शोबा तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। कालेज फार्म प्रोजेक्ट की तामीर के बाद रियासत के कई अजला में ज़रई सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। Same is the case with India. It all depends on which gateway you choose to enter India. Because, your experience of India will hinge, will depend, will be predicated on which gateway you choose to enter India through. If you enter India through Hyderabad and Telangana, your experience will be very different than when you enter through, say, Uttar Pradesh. It's a very different experience because we work very differently. Our cultures are very different. Our thinking is very different. Some states are more progressive. Some states are more advanced. Some states are more adept at change. The point I'm trying to make, ladies and gentlemen, I know the story was a little longer than anticipated possibly, but this point I'm trying to make is, please choose your gateway wisely when you're investing in India. Because your experience, your memory or your opinion of India will actually hinge on the gateway you choose to invest through. Having said that, 2 years ago, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji had invited all of us to Delhi to talk about what we need to do to make India truly a first world country over the course of next 25 to 50 years. And from the government of Telangana, from my political party here, I represented the state of Telangana. Now I had only told him 3 things. I said, sir, if we really have to ensure India becomes a first world nation, then we have to buy, subscribe and adhere to the 3I mantra. What are the 3 I's? The first I stands for innovation. The second I is infrastructure. The third I is inclusive growth.
These three I's together will propel India truly into the orbit of growing nations, into the orbit of the first world countries. Now, before I elaborate further on the three I's, let me just quickly give you a snapshot of what my state has achieved over the last 8 years. Telangana is the youngest state in India. For those of you who are unfamiliar as to why this is the youngest state in India, the Constitution of India allows for the formation of new provinces, for the formation of new states, unlike some other countries. So as a result of a protracted struggle for decades, the state of Telangana came into being on the 2nd of June 2014. The capital city is Hyderabad, which is the 5th largest city in India and one of the fastest growing cities in India. If you look at the geographical size of Telangana, we are 12th largest in terms of geographical size among 28 Indian states. But if you look at population, we're 11th largest state in India. So by no means are we a small state. We are a mid-sized state. Now, what has Telangana done in the last 8 years which is remarkable? What makes it special among Indian states? The numbers will speak for themselves. The GSDP of Telangana, the gross state domestic product of Telangana, when the state was formed, was 5,06,000 crores. I don't know in dollar terms. I can't give you an exact number right now, but just to give you a percentage, I can. And about as of March 31st this year, the GSDP of Telangana is 11.55 lakh crores, almost 130% increase. The per capita income of Telangana was 1.24 lakh rupees back in 2014. As of March 31st this year, it is 2.8 lakh rupees. Just to give you a comparison, the average per capita of India as a nation is 1.49 lakh rupees. Telangana is almost double the per capita of India, the rest of national average. सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव मुफ्त के नाम पर आवाम को धोखा दे रहे हैं और आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने जनगांव में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना आवाम पर आयद बोझ के मामले पर आवाम की सोच पर वजीर आला तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला किसानों को मुफ्त बरक़ी सरबराह करने का वादा कर रहे हैं, इसकी बीजेपी मुखालिफत नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को सरबराह की जाने वाली बरक़ी के अखराजात हुकूमत अदा नहीं कर रही है। डिस्कॉम्स कंपनी हनूज़ कई करोड़ रुपए के खसारे में है। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात थलसानी श्रीनिवास यादव ने दावा किया है कि मुनुगुडु असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में रियासत की हुक्मरान जमात TRS कामयाब होगी। उन्होंने मुनुगुडु में वज़ीर आला के जलसे के लिए रवानगी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि TRS ने तेलंगाना की तरक्की की है और इस मसले पर पार्टी कहीं भी तरक्की पर बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी और कांग्रेस अपने दौर इख्तिदार में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने कहा कि असम्बली और पार्लियामेंट के इंतखाबात मज़ीद 1.5 साल में होने वाले हैं, इस पर फैसला आवाम करेंगे। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि लोग तरक्की चाहते हैं और हम सब मिलकर मुल्क में तब्दीलियां होते हुए देख रहे हैं। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने एक मरतबा फिर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो की मुखालिफत की है। उन्होंने इस खुसूस में एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि क़बल भी वज़ीर IT तारक रामाराव ने इस कॉमेडियन को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और इसके शो को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने की बात कही थी। उस वक्त भी तेलंगाना भर की हिंदू तंजीमों ने मुखालिफत की थी, जिसके बाद इस प्रोग्राम को मनसूख किया गया था। ताहम एक मरतबा फिर आज ये शो होने जा रहा है। बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि जिसने भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर और सीता मैया के ऊपर एक कॉमेडी के रूप में भद्दा तरीके से उसने कॉमेडी किया था। आज देखिए कईयों राज्यों में ये मुनव्वर फारूकी का प्रोग्राम कैंसिल किया गया। सबसे अच्छी बात ये रही कि सभी पॉलिटिकल नेता इकट्ठा होकर के ऐसे कॉमेडियन का शो हमारे स्टेट में नहीं होना चाहिए।
बहुत सारे स्टेट में इसका विरोध हुआ, प्रोग्राम कैंसिल हुआ। अगर हम देखेंगे तो ये पिछले 8 महीनों में 40 से अधिक इसके प्रोग्राम्स कैंसिल हुए। कल भी बेंगलुरु में उसका प्रोग्राम था, वहाँ के भी हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि बेटा आके दे, तू यहाँ से वापस नहीं जाएगा। कल का बेंगलुरु का भी प्रोग्राम उसने कैंसिल किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि तेलंगाना में पर्टिकुलरली ये जो मिनिस्टर है केटीआर, जो मुख्यमंत्री का बेटा है, ये तेलंगाना के विकास के बारे में नहीं सोचता है। म्युनिसिपल मिनिस्टर है, आज वर्षा के कारण कई रोडें डैमेज है, रोड कम गड्ढे ज़्यादा है, लेकिन उसके प्रति वो नहीं सोचता है। लेकिन राम भक्तों को किस तरह से मैं ठेस पहुंचा सकता हूं, आज मुस्लिम्स वोट बैंकों में किस तरह से मजबूत कर सकता हूं, ऐसी घटिया आलोचना रखकर आज मुनव्वर फारूकी का प्रोग्राम यहाँ पे तेलंगाना में वो ऑर्गेनाइज करे। हमारी उनसे पहले से निवेदन थी कि ऐसे कॉमेडी को मत बुलाइए। आज तेलंगाना में कई ऐसे हमारे तेलुगु कॉमेडियन हैं, उनको बुलाकर आप प्रोग्राम करवाइए, लेकिन नहीं, इनको तो राम भक्तों के दिल को ठेस पहुंचाना है और पर्टिकुलर एमआईएम को खुश करना है, उनकी ये विचारधारा थी। लेकिन हमने कहा कि अगर ऐसे व्यक्ति का प्रोग्राम होगा, जहां प्रोग्राम होगा उस सेट को जला दिया जाएगा। हमें कल से अरेस्ट करके रखा गया है, अगर दम है तो हमें छोड़ के बताएं हमारी ताकत क्या है और हम क्या कर सकते हैं। मुनव्वर फारूकी यहाँ से सही सलामत नहीं जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ केटीआर को, हमें छोड़ के बताएं। जिसने हमारे रामचंद्र जी को गाली दिया, जिसने सीता मैया के ऊपर कमेंट किया, ऐसा व्यक्ति तेलंगाना से अगर सीधा चले जाए तो मेरा नाम बदल देना। अगर दम है तो ये पुलिस फोर्स हटा के बताए, सिर्फ 1 घंटे के लिए पुलिस फोर्स हटा के बताए हमारी ताकत क्या है। केटीआर जी, हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जैसे केटी रामाराव, जो तुम्हारा नाम है उसमें भी राम है, पहले तो अपना पूरा नाम बदल दे। केटी रामाराव के बजाय या केटी अकबरुद्दीन लगा लो या किसी और नाम लगा लो, लेकिन आइंदा राम मत कहो। लेकिन आज जो राम भक्तों को, जो उनकी दिल को जो ठेस पहुंचाने का जो काम केटीआर ने किया है, आज तेलंगाना का सारा हिंदू समाज देख रहा है। सब लोग हैरत में हैं कि इतना विरोध होने के बाद में भी आखिर क्या ज़रूरत है ऐसे 3rd क्लास कॉमेडियन को बुलाकर पुलिस प्रोटेक्शन देके, फ्लाइट टिकट देके, होटल का बिल देके प्रोग्राम कराने की क्या ज़रूरत है। आज तेलंगाना में एक चर्चा का इशू बना हुआ है। कई सारे हमारे कार्यकर्ता उस शो में ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट करे, चप्पलों से उसका स्वागत करने का एक प्रयत्न है, लेकिन कई कार्यकर्ता उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए तो ऑलरेडी 2 दिन से कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशनों में भी रखा गया है। हमारा पूरा प्रयत्न है कि ऐसे 3rd क्लास कॉमेडियन का शो कैंसिल हो, हम पूरा का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। कुल्लू मनाली से चंडीगढ़ रवानगी के दौरान चट्टानों के खिसकने के वाक़े में ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कारपोरेटर्स घाट के दरमियान फंस गए। इस माह की 16 तारीख से विशाखापट्टनम के 95 कॉरपोरेटर्स और उनके अरकान ख़ानदान मुताल्लती दौरे पर थे। वो कुल्लू मनाली से चंडीगढ़ जा रहे थे कि अचानक चट्टानों के खिसकने का वाक़या पेश आया। फ़ौज के जवान इस वाक़े के बाद वहां पहुंचे, जिनका कहना है कि बारिश होने की वजह से सड़क साफ़ करने के लिए हालात मौजूद नहीं हैं। यह वाक़या चंडीगढ़ से 240 किलोमीटर के फासले पर पेश आया। ज़िला नलगुंडा के एक जोड़े ने मुल्क के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर रूस की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर चढ़कर कौमी परचम लहराया। ज़िले नलगुंडा के 52 साला वेंकट रेड्डी और उनकी बीवी 50 साला विजय लक्ष्मी ने तिरंगा लहराया। विजय लक्ष्मी ज़िले के तिरुपुरम में सरकारी मौलमा के तौर पर खिदमात अंजाम देती हैं। वो पहाड़ियों के चोटियों को सर करने में दिलचस्पी रखती हैं। उन्होंने क़ब्ल अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो और उत्तराखंड की रायदुर्गा पहाड़ियों की चोटियों को सर किया था। ताहम उन्होंने इस मरतबा अपने शौहर के साथ मिलकर तकरीबन 6 घंटों में ही रूस की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर कौमी परचम लहराया।